हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं MLA 7th एडिशन सिटेशन के बारे में। ये क्या होता है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इन सब बातों को आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इग्नू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से LIS का कोर्स कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। और अगर आप इग्नू से BLIS कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट कोड है BLI E228, वहाँ पर आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो ये टॉपिक आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि ये MLA 7th एडिशन सिटेशन क्या होता है और इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको शॉर्ट में ज़रा सा बता देता हूँ कॉपीराइट के बारे में। तो देखिए, कॉपीराइट एक ऐसा अधिकार है जो कि क्रिएटर को मिलता है। अब क्रिएटर कौन होता है? क्रिएटर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी भी प्रकार की रचना को या क्रिएटिविटी को बनाया है। कहने का मतलब है, मैंने ये वीडियो बनाई है तो मैं भी क्रिएटर हो गया इस वीडियो का। आपने हो सकता है कोई बुक लिखी हो तो आप उस बुक के क्रिएटर हो गए। हालांकि बुक का जो क्रिएटर होता है उसे ऑथर या राइटर हम कहते हैं, पर हम यहाँ पर क्रिएटर शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो क्रिएटर को ये अधिकार मिला है कि अब चाहे तो वो जो उसकी क्रिएटिविटी है उसका प्रयोग किसी व्यक्ति को देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। तो इसी को बोलते हैं कॉपीराइट, यानी कि उसकी कोई कॉपी कर सके या ना कर सके ये क्रिएटर के ऊपर होता है। तो कॉपीराइट इसको बोला जाता है। तो आपको किससे पूछना पड़ता है? क्रिएटर से पूछना पड़ता है कि हाँ जी, हम इनका यूज़ कर लें या नहीं करें, तो इस सेंस में। लेकिन यहाँ पर जो कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट के अंदर भी बहुत सारे मामलों के अंदर छूट दी जाती है ताकि आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि इंडिया के अंदर जो कॉपीराइट एक्ट है वो कौन सा है, यानी कि वो कब आया और उसके अंदर अभी हाल ही में कौन सा संशोधन हुआ है। जो लास्ट रीसेंट अभी चल रहा है वो कौन से संशोधन के साथ कॉपीराइट एक्ट इंडिया के अंदर चल रहा है। अब एक बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा सा शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या समझा कि कॉपीराइट एक ऐसा अधिकार है जो क्रिएटर को मिला है ताकि उसकी जो क्रिएटिविटी है उसकी कोई कॉपी ना कर सके। और इसके अलावा इसके अंदर कई मामलों में छूट भी दी गई है। तो आप अगर इसे कॉपीराइट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहाँ से कि कॉपीराइट का उल्लंघन होता है और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनके द्वारा हम किसी भी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं और वो कॉपीराइट के दायरे में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कॉपीराइट को डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये एक पॉइंट याद रखना है कि कॉपीराइट के अंदर कई मामलों में छूट भी दी गई है। आप किसी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं अगर आप लीगल यूज़ करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे कि एजुकेशनल के पर्पज़ से आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में भी बहुत सारी अपवाद हो सकते हैं, पर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि न्यूज़ चैनल हैं, वो बहुत सारे जो क्लिप्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कई मामलों में कॉपीराइट में भी छूट दी गई है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर MLA सिटेशन क्या है। तो देखिए, MLA सिटेशन ना एक तरीका है जिसके द्वारा आप किसी भी बुक की इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर किसी बुक का नाम बताता हूँ और उसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, जैसे कि बुक का टाइटल, बुक का सब टाइटल, ऑथर का नाम और पब्लिकेशन डिटेल के अंदर कब पब्लिश हुई और कहाँ से पब्लिश हुई। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब जब आपको मैंने कहा कि इसको आप लिखिए, तो हो सकता है मैंने 4 जनों को बताया तो 4 जने उसको अलग अलग तरीके से लिखें। यानी कि हो सकता है कोई पहले ऑथर का नाम लिखे, कोई पहले बुक का टाइटल लिखे, कोई पहले पब्लिशर का नाम लिखे, और या फिर ऐसा भी हो सकता है जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने आपको बताए हैं आप उस सीक्वेंस के अंदर लिख दें। तो इसी को जो है ना, ये अलग अलग तरीके को हम यहाँ पर सिटेशन स्टाइल बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर किसको पढ़ना है? हमें यहाँ पर पढ़ना है MLA सिटेशन स्टाइल को। तो MLA सिटेशन स्टाइल भी एक तरीका ही है जिसके द्वारा आप किसी बुक की इन्फॉर्मेशन को या किसी आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन को, किसी न्यूज़पेपर के अंदर किसी न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन को आप अरेंज करते हैं और इसको लिखते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है? जैसे कि बुक का टाइटल, ऑथर का नाम और पब्लिकेशन डिटेल, इन सबको लिखा जाता है। तो अब इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो मान लीजिए कि आपने कोई एक बुक लिखी है, अब किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हम यहाँ पर मान लेते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब आपकी जो बुक है आपने उसके अंदर एक डेफिनेशन लिखी है क्लाइमेट की या फिर एनवायरनमेंट की। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है आपने किसी दूसरी बुक से कॉपी करी है।
तो अब आपको क्या करना होगा, आपको उस क्रिएटर को क्रेडिट देना होगा, या फिर आपको उसकी बुक का सोर्स बताना होगा, या फिर आप कह रहे हैं कि अगर आप इस बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो उसके अंदर ना आपको कई सारी बुकों के नाम देने पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने हर एक चीज़ तो अपने आप से क्रिएट नहीं करी होगी, आपने कुछ चीज़ें दूसरी बुकों में से भी पढ़ी हैं। तो आपको वहाँ पर उनका सोर्स बताना होगा, उनका रेफरेंस बताना होगा, या फिर उनको क्रेडिट देना होगा। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, उन बुक की इन्फॉर्मेशन को लिखना होगा। तो ये जो बुक की इन्फॉर्मेशन को लिखने का तरीका है इसको MLA सिटेशन बोला जाता है। इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं, एक तरीका आप मेरे को बताइएगा कमेंट कर। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप इस साइड के अंदर देख रहे हैं ये आपकी इग्नू की बुक से ही लिया गया है। अगर आप अपनी इग्नू की बुक के अंदर किसी चैप्टर को या किसी यूनिट को लास्ट में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर आपको एक ये वाला सेक्शन ज़रूर मिलेगा जो कि है रेफरेंस एंड फर्दर रीडिंग्स। तो यहाँ पर जो है ना आपको मिल जाएगा बहुत सारी बुक्स के नाम। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी तो ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत सारी बुक्स के नाम, बहुत सारी रिपोर्ट्स और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का बारे में रेफरेंस दिया गया है कि यहाँ से हमने डाटा लिया है, या फिर जो है आप अगर और डिटेल लेना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को, इन आर्टिकल्स को रेफ़र कर सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ हमने क्या पढ़ा, कि किसी भी बुक की या आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन को अगर हमें अरेंज करना है तो MLA सिटेशन का प्रयोग किया जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी बुक के रेफरेंस को बताने के लिए, या फिर सोर्स को बताने के लिए, या क्रेडिट देने के लिए। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कोई एग्जांपल, तो आप NCERT की बुक देखेंगे तो NCERT की बुक में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यही है सिटेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कुछ फॉर्मेट्स। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बुक से। तो अगर आप बुक को लिखना चाहते हैं, किसी भी बुक को लिखना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से बुक फॉर्मेट से। तो आप ये देखेंगे, ये है ऑथर का लास्ट नेम आपको पहले लिखना होगा, इसके बाद आपको फर्स्ट नेम लिखना होगा, और इसके बीच में आपको एक कॉमा लगाना होगा। यहाँ पर जितने भी आपको कॉमा दिख रहे हैं, या फुल स्टॉप दिख रहे हैं, या कॉलन दिख रहे हैं, इन सब का अपना ही एक यूज़ है। ठीक है, आप यहाँ पर हर एक चीज़ को लगाइएगा, किसी भी चीज़ को मिस मत कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो देखते समय नोट्स बना रहे हैं तो एक बार ये फॉर्मेट लिख लीजिए प्लीज़, तो क्योंकि जो आगे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वहाँ पर आपके ये काम आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ऑथर का नाम लिखा है रिवर्स के अंदर, यानी कि लास्ट नेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में। इसके अलावा यहाँ पर टाइटल ऑफ बुक है, और इसके बाद सब टाइटल है। अगर किसी बुक के अंदर सब टाइटल नहीं होगा, केवल टाइटल होगा, तो ये फुल स्टॉप यहाँ पर आपको लगा देना है, डायरेक्ट कॉलन नहीं लगाना है। और अगर सब टाइटल होगा तो आपको इन दोनों के बीच में एक कॉलन लगाना होगा। कॉलन क्या होता है? कॉलन बेसिकली ये जो दो बिंदु हम लगाते हैं इनको कॉलन बोलते हैं। तो ये आपको लगाना है। इसके बाद सब टाइटल लिखना है, सब टाइटल के बाद एक फुल स्टॉप लगा देना है। इसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन बताना है, कहाँ से वो बुक पब्लिश हुई है, पब्लिशर का नाम बताना है, कॉमा लगाना है फिर, और इसके बाद ईयर लिखना है, फिर मीडियम लिखना है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में कई बार जो है कई सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, वो यहाँ पर लिखनी होती है आपको, जैसे कि ISBN नंबर। तो ISBN नंबर के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। अच्छा, एक काम और देता हूँ मैं आपको, ISBN नंबर क्या होता है ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि ISBN नंबर किस चीज़ को कहा जाता है। आप इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं, फुल फॉर्म से ही क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक चीज़ और, कि ये जो हमने टाइटल लिखा है, आप यहाँ पर ज़रा सा ध्यान से देखेंगे तो जो टाइटल है ना वो कुछ ऐसा है, टेढ़े टेढ़े से लेटर लिखे हुए हैं अगर ध्यान से देखेंगे। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको बोला जाता है इटैलिक फॉन्ट। तो फॉन्ट होते हैं कई सारे, तो इटैलिक फॉन्ट के अंदर हमें हमेशा टाइटल को लिखना होता है। अब अगर मैं टाइटल को अपनी कॉपी पर लिखूँगा, क्योंकि वो तो मेरे को पेन से लिखना होगा ना, तो वहाँ पर जब मैं इसको लिखूँगा तो क्या होगा कि पता नहीं चलेगा कि ये इटैलिक फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है। और हो सकता है कि आप में से कई सारे जो
हैं स्टूडेंट्स, उनकी राइटिंग भी ऐसी हो कि ऑलरेडी हर एक चीज़ जो है वो इटैलिक फॉन्ट के अंदर ही आ रही हो। कई मैंने देखे हैं जिनकी राइटिंग टेढ़ी टेढ़ी सी भी होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जब आप इसको लिखेंगे तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन लगा देना है, ठीक है, अंडरलाइन कर देना है टाइटल को, तो वो आपको अलग से पता चल जाएगा कि ये टाइटल हमने लिख रखा है। ओके, तो ये एक फॉर्मेट है। अब ये जो फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है। कब चेंज होगा, जैसे कि 2 या 3 ऑथर हों, एक कोई बुक है उसके 2 या 3 ऑथर हैं, तब आपको क्या करना है, ये जो आगे का है, ऑथर से आगे का जो है वो सब कुछ सेम रहेगा, और इससे पीछे जो है जैसे कि ऑथर का जो नाम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो सबसे पहला जो ऑथर होगा इसका तो रिवर्स में ही लिखना है, इसके बाद कॉमा लगाकर सेकंड ऑथर का नाम लिखना है, इसके बाद एंड लगाकर थर्ड ऑथर का नाम लिखना है। अब अगर 2 ही ऑथर हैं तो आपको कॉमा नहीं लगाना है, आपको फर्स्ट ऑथर के बाद लिखना है एंड, और फिर सेकंड ऑथर का नाम लिखना है। कहने का मतलब है आपको एंड का यूज़ तो पता ही होगा इंग्लिश के अंदर। एंड का यूज़ हम तब करते हैं जो लास्ट चीज़ आने वाली होती है। अब जैसे कि 2 हैं तो सेकंड वाला ही लास्ट है, अगर 3 है तो थर्ड वाला लास्ट है, तो उससे पहले एंड लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा, वहाँ से भी आपको शायद समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा 4 या 5 ऑथर हैं तो हमें सबके नाम नहीं लिखने हैं, केवल पहले वाले का नाम लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एट ऑल लगाना होता है। एट ऑल का मतलब होता है अदर्स, तो कहने का मतलब है पहला ऑथर और उसके बाद अदर्स, यानी कि बहुत सारों ने लिखी है ये मिलकर। तो इसके लिए अभी हम एग्जाम्पल 2 देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो ये आप यहाँ पर देखें, ये जो एग्जाम्पल है मैंने आपकी ये बुक से लिया है, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, अगर आपने वो लिख लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा है तो वो आपको लिखना पड़ेगा इसको समझने के लिए, और अदरवाइज़ मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें ऑथर का नाम लिखना होता है MLA सिटेशन के अकॉर्डिंग, और रिवर्स में लिखना होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ये जो फर्स्ट ऑथर यहाँ पर बताया गया है, यानी कि ऑथर का नाम बताया गया है, तो इसको रिवर्स में लिखने के लिए मुझे लिखना होगा लाफास्तो पहले। तो लाफास्तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले, और इसके बाद जो इनका 4 नेम है या जो फर्स्ट नेम है आगे का नाम जो है वो यहाँ पर क्या है, वो है फ्रैंक MJ, और इसके बीच में मैंने यहाँ पर एक कॉमा लगाया है, और इसके बाद ऑथर का नाम पूरा होने के बाद फुल स्टॉप लगाया है। तो ये हमारा यहाँ पर ऑथर का नाम कंप्लीट होता है। अब हमें लिखना होता है टाइटल और सब टाइटल। तो आप यहाँ पर देखेंगे केवल टाइटल है, सब टाइटल नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टाइटल लिख देना है। और ये एक क्वेश्चन होगा जो कि आपको मिलेगा या तो क्वेश्चन पेपर के अंदर, असाइनमेंट के अंदर, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में से ही सारी डिटेल लिखनी होती है, ठीक है। और मैंने ये कहाँ से लिए हैं, ये इग्नू के ही असाइनमेंट से लिए हैं, तो कोई प्रीवियस ईयर के आप असाइनमेंट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर टाइटल लिखना था, तो टाइटल हमें यहाँ पर लिख देना है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे सेम एज इट इज़ ऊपर से उतार देना है। अब मैं यहाँ पर चाहता तो इटैलिक फ़ॉन्ट में भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने इटैलिक फ़ॉन्ट ही यूज़ करा है, लेकिन ये थोड़ा सा सही नहीं लगेगा अगर आप इसे कॉपी पर लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने इसको अंडरलाइन कर देना है। तो अंडरलाइन कर दिया है। अब टाइटल जहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर हमें एक फुल स्टॉप लगाना है, तो फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसके ही आगे से लिखना होता है स्पेस डाल के, लेकिन जगह यहाँ पर नहीं है तो यहाँ से लिखा गया है दूसरी लाइन से। तो आप भी अगर आपकी लाइन फिल हो जाएगी तो दूसरी लाइन से लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, हमने यहाँ पर लिखना है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। तो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है, लंदन है, तो यहाँ पर लंदन लिख देना है। फिर एक कॉलन लगाना है, कॉलन क्या, वही 2 बिंदु, तो 2 बिंदु के बाद कॉलन लगाया। फिर क्या लिखा हमने, पब्लिशर का नाम, तो पब्लिशर का नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो पब्लिशर का नाम लिख दीजिए। एक कॉमा लगाइए, कॉमे के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पर लिख दिया 2011। डिटेल पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा एक फुल स्टॉप। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे फुल स्टॉप। अब हमने यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा दिया। अब हमें यहाँ पर बताना होता है मीडियम। मीडियम का मतलब कि ये बुक जो है वो प्रिंट है या फिर ई प्रिंट के अंदर है या फिर वेब के अंदर है, यानी कि ऑनलाइन ही है। तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा टाइप ऑफ पब्लिकेशन, इसी को हम मीडियम बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर बता रखा है ये प्रिंट है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है प्रिंट। और प्रिंट के बाद जो है हमारी डिटेल यहाँ पर ये वाली पूरी हो जाती है, तो फुल स्टॉप लगेगा। और इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, और अदर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको यहाँ पर बताया गया है ISBN नंबर के बारे में। तो ISBN नंबर आपको एज इट इज़ यहाँ से
कॉपी करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आपने यहाँ पर क्या देखना है कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक सा था जो कि हमने यहाँ पर समझा है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, जो कि आपका असाइनमेंट है और थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई है। हाई लेवल क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर 2 ऑथर के नाम आ गए हैं। तो 2 ऑथर के नाम आ गए हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट ऑथर का नाम है वो रिवर्स में लिखा जाएगा और सेकंड, थर्ड या फिर जितने भी ऑथर के नाम आपको लिखने हैं वो आपको सीधा ही लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट ऑथर का नाम है वो रिवर्स के अंदर लिखा है। जो गौर है वो गौर पहले लिखा गया है और अजाई एस बाद में लिखा गया है, तो ये फर्स्ट ऑथर का नाम है। सेकंड ऑथर का नाम हमने एंड लगाकर लिखा है, और सेकंड ऑथर का नाम एंड लगाकर इसलिए लिखा है क्योंकि सेकंड ही ऑथर जो है यहाँ पर वो ही लास्ट है। ठीक है, सेकंड ऑथर ही लास्ट है। अगर थर्ड ऑथर होता तो कॉमा लगता है, यहाँ पर एंड की जगह पर कॉमा लगता, सेकंड ऑथर का नाम आता और फिर एंड लगाकर थर्ड ऑथर का नाम आता यहाँ पर आगे। ठीक है, समझ में आया होगा ये बात। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, यहाँ पर एंड लगाना है और एंड लगाकर हमने सेकंड ऑथर का नाम सीधा लिखना है। तो यहाँ से आप देखेंगे सीधा नाम एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया गया है। ओके, इसके बाद आपको क्या लगाना है, एक फुल स्टॉप लगाना है और ये बात यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। ऑथर्स के नाम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है आगे, अब हमें यहाँ पर जो बुक का टाइटल है वो लिखना है। तो बुक का टाइटल आप यहाँ से देखेंगे, बुक का टाइटल, तो टाइटल यहाँ पर आपको दिया गया है, तो एज इट इज़ टाइटल आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसका सब टाइटल आपको दिख रहा है कि सब टाइटल भी है, तो सब टाइटल आपको कॉलन लगा के लिखना है। यहाँ पर कॉलन लगाया गया है, ये कॉलन लगाकर आपको सब टाइटल एज इट इज़ लिख देना है, जो कि आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पर। तो सब टाइटल के बाद हमने सब टाइटल लिख दिया, सब टाइटल के बाद हमने यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा दिया। अब फुल स्टॉप के बाद हमने यहाँ पर बताना है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, तो प्लेस क्या है, लंदन है, तो लंदन लिख दिया। इसके बाद क्या बताना होता है, इसके बाद पब्लिशर का नाम बताना होता है कॉलन लगाकर, तो कॉलन लगाया, पब्लिशर का नाम बताया। अच्छा, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद हमें ईयर लिखना है, तो कॉमा के बाद ईयर लगाया। इसके बाद फुल स्टॉप लगाया जाएगा क्योंकि जो हमारी पब्लिकेशन की डिटेल है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमें बताना है टाइप ऑफ पब्लिकेशन, जो कि है यहाँ पर प्रिंट, ये कंप्लीट हो गई डिटेल, फुल स्टॉप लगाया। इसके बाद स्पेस लगा के अदर इन्फॉर्मेशन में ISBN नंबर, जो कि एज इट इज़ आपको यहाँ से नीचे लिख देना है। ठीक है, तो ये जब आप लिखेंगे ना ISBN नंबर, तो डिजिट को देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं आप गलत ना कर दें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो सब कुछ सेम था, सिमिलर था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल 2 लिया है, ये आप देखेंगे ये एक एग्जाम्पल 2 है, और कहाँ पर है, ये वाला है, सॉरी। तो ये एक एग्जाम्पल 2 है, और इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर आपको पीरियोडिकल आर्टिकल दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वो बुक थी और ये पीरियोडिकल आर्टिकल है। अब पीरियोडिकल आर्टिकल क्या होता है एक बार समझा देता हूँ। तो पहले समझते हैं पीरियोडिकल किसे कहते हैं। तो अगर आप इसी को डिवाइड करेंगे इस शब्द को ही, तो आपको मिलेगा पीरियड, जैसे कि टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद जो भी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं उन्हें हम पीरियोडिकल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितनी भी मैगजीन्स होती हैं ना, उनको पीरियोडिकल के अंदर डाला जाता है, क्योंकि वो 15 दिन 1 महीने के बाद छपती रहती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पीरियोडिकल। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ तो प्रतियोगिता दर्पण लिख सकते हैं या इंडिया टुडे। तो इस तरह से जितनी भी मैगजीन्स हैं ये पीरियोडिकल के अंदर आएंगी। अब इन मैगजीन्स के अंदर क्या होता है ना, इन मैगजीन्स के अंदर आर्टिकल होते हैं, और ये आर्टिकल हर एक ऑथर का होता है, यानी कि अलग अलग ऑथर होते हैं इसके। तो इसलिए यहाँ पर और एक चीज़ और होती है कि ये जो आर्टिकल होते हैं इनकी पेज रेंज होती है। कहने का मतलब है इतने से इतने पेज के बीच में एक आर्टिकल होगा, और ये जो आर्टिकल होते हैं इनकी बहुत सारी जो डिटेल होती है वो अलग होती है बुक से। तो अगर हम बुक से कंपेयर करेंगे तो इनकी जो डिटेल होगी वो अलग होगी। कहने का मतलब है आर्टिकल का टाइटल अलग होगा और वो जो मैगजीन है उसका टाइटल अलग होगा, तो सब आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मेट को लिया है, और ये आपको बता दूँ कि क्यों लिया है। यहाँ पर 2 कारण है। एक तो हम जो 5 ऑथर की स्थिति होती है उसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑथर दिए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको पीरियोडिकल आर्टिकल का भी एक फॉर्मेट पता चल जाएगा।
तो आप यहाँ पर देख लें नीचे, ये पीरियोडिकल आर्टिकल का फॉर्मेट है और बेसिक सा ही फॉर्मेट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, ऑथर का नाम लिखना होता है हमें, और ऑथर के नाम की जो कंडीशन है वो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि जब पहला ऑथर होगा तो कैसे लिखना है, 2 या 3 ऑथर होंगे तो कैसे लिखना है, 5 ऑथर होंगे तो पहले का ही नाम लिखेंगे, बाद में एट ऑल लगा देंगे। तो एट ऑल लगा देना है हमें यहाँ पर पहले के नाम के बाद। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, आर्टिकल का टाइटल लिखना है, और आर्टिकल का टाइटल हमें कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर ये है टाइटल ऑफ द आर्टिकल, तो ये टाइटल लिखना है। ओके, इसके अलावा क्या बताना है, इसके अलावा पीरियोडिकल या जर्नल का नाम बताना है। तो पीरियोडिकल का नाम आपको यहाँ पर मिलता है, ये है। और इसके अलावा क्या बताना है, इसके अलावा हमें वॉल्यूम नंबर बताना है और इशू नंबर बताना है। जब बात आती है पीरियोडिकल की तो वहाँ पर हमें जो डाटा मिलता है वो मिलता है वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर, तो ये यहाँ पर बताना है। और किस तरह से बताना है आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले वॉल्यूम नंबर बताना है, फिर डॉट लगाना है, फिर ब्रैकेट में इशू नंबर लिखना है। इसके अलावा फिर हमें बताना है ईयर, कौन से ईयर का है, और फिर पेज रेंज बतानी है और मीडियम बता देना है। तो ये एक इसका फॉर्मेट है, आप इसको भी लिख सकते हैं। और ये वाला जो है, जो ऊपर ये जो एग्जाम्पल है, इसको हम देखने वाले हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो ऑथर का नाम है, पहले ऑथर का नाम, उसको ही रिवर्स में लिखा है, और उसके बाद ना आपको यहाँ पर एक कॉमा लगाना होगा। इसको मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतर दिख पाएगा। तो इसको आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या करना है, हमने पहले ऑथर का नाम रिवर्स में लिखना है, और रिवर्स में लिखने के बाद बाकी के जितने भी ऑथर हैं उनके लिए एक कॉमा लगाना है, और कॉमा के बाद हमें लगाना है एट ऑल और एक फुल स्टॉप लगा देना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस ऑथर के अलावा भी बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा भाई, इसके बाद आपको ये जो आर्टिकल था इसका टाइटल लिखना है, और आर्टिकल का जो टाइटल हमें लिखना है ना वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो 2 ऊपर कॉमा लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, और या फिर आप कह सकते हो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनको हमें लिखना होता है। और ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक फुल स्टॉप लगाना है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, जो पीरियोडिकल है उसका नाम लिखना है, तो पीरियोडिकल का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। और इसके बाद हमें क्या बताना है, इसके बाद हमें वॉल्यूम और इशू नंबर बताना है, तो वॉल्यूम और इशू नंबर हमने यहाँ पर बताया कॉमा लगाकर। ओके, इसके बाद एक कॉमा लगाना है, फिर ईयर बताना है, और ईयर के बाद एक कॉलन लगा के आपको एक पेज रेंज बतानी है कि किस पेज रेंज के अंदर ये आर्टिकल था। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको पता ही है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको यहाँ पर बता देना है प्रिंट, यानी कि टाइप ऑफ पब्लिकेशन क्या था, तो ये प्रिंट के अंदर था। और ये भी डिटेल आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अंदर ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसका भी फॉर्मेट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि MLA सिटीजन क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो 2 फॉर्मेट हमने यहाँ पर बुक के और पीरियोडिकल आर्टिकल के देख लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर आप अपना असाइनमेंट देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, बुक के मिल जाएंगे 1-2, जैसे कि 2 ऑथर की कंडीशन में, 5 ऑथर की कंडीशन में। पीरियोडिकल आर्टिकल के मिल जाएंगे, और बहुत सारे और भी होते हैं। तो उनका जो भी फॉर्मेट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक PDF है जो कि हमारा नहीं है, किसी और का है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से जो भी फॉर्मेट है उनको देखकर, पढ़कर, समझकर और अपना असाइनमेंट बना सकते हैं और बाकी जानकारी ले सकते हैं। तो वो PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और कि आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। थैंक यू।